एक समय पहले की बात है। एक गांव में दो सहेलियां रहती थीं, गौरी और सुषमा। सुषमा बहुत ही सुंदर थी, इस वजह से उसका विवाह एक अमीर घर में हो गया। और गौरी थोड़ी कम सुंदर थी और कम पढ़ी लिखी थी, इस वजह से उसका विवाह एक गरीब मजदूर के साथ हुआ। लाजो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सारा घर गंदा पड़ा है और तुम यहाँ आंगन में झाड़ू भी नहीं लगा रही हो, बस इधर उधर टहल रही हो। अच्छे से झाड़ू करो, वरना कल को तुम्हारी जगह कोई और नौकरानी रख लूंगी। मालकिन, ऐसा जुल्म मत कीजिएगा। मैं यहाँ से सफाई करने के बाद सारा घर साफ कर दूंगी। क्षमा कर दीजिए मालकिन। हाँ हाँ, आ ही बे ना अपनी औकात पर। तुम नौकरों के सिर पर अगर मैं ना रहूं तो तुम लोग तो सिर के ऊपर से ही गुजर जाओगे। ज्यादा चालाकी मत दिखाओ। अभी के अभी ये काम खत्म करो और उसके बाद घर के अंदर से भी पूरी सफाई कर देना, समझी? एक पल की भी देर नहीं होनी चाहिए। जी मालकिन। सुषमा को अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड था और वो धनवान भी थी, इसलिए उसका घमंड और भी अलग स्तर पर था। इधर दूसरी तरफ गौरी की दीवारों से भी गरीबी झलक रही है। एक तरफ घमंडी और धनवान सहेली है और दूसरी तरफ गरीब लेकिन खुश स्वभाव और अच्छे आचरण वाली सहेली है। सुनिए जी, घर का सारा राशन कब का खत्म हो गया है और आज खाने के लिए बस एक ही रोटी बन पाई है। आपके लिए बना दी है, आप जल्दी से खा लें और अपने काम के लिए निकल जाएं। बाजार देर से पहुँचे तो आपको कोई काम नहीं मिल पाएगा। क्या? सिर्फ एक रोटी? और वो रोटी भी अगर मैं खा लूंगा तो तुम क्या खाओगी? अरे, मुझे भूख नहीं है, आप खा लो। नहीं गौरी, रोटी तुम खा लो, मैं बाजार में जो कुछ कमाऊंगा वहां से खा लूंगा। आशा है आज कुछ ना कुछ तो काम मिल ही जाएगा। इतना कहकर गौरी का पति बाजार की ओर निकल जाता है और गौरी आंखों में आंसू लिए उसे दूर तक देखती रहती है। हे ऊपर वाले, आज मेरा पति घर से कुछ खाए बिना ही चला गया है। बस इतनी कृपा कर देना कि आज मेरे पति को कुछ काम जरूर मिल जाए, ताकि वो और मैं पेट भरकर खाना तो सके। गौरी और सुषमा दोनों के घर करीब करीब ही थे। यही वजह थी कि सुषमा जब कभी भी गौरी के घर के सामने से गुजरती तो उसका मजाक बनाना कभी नहीं भूलती। आज भी जब सुषमा गौरी के घर के पास से गुजरी तो उसने वही घमंड भरा व्यवहार दिखाया। अरे, ये तो सुषमा आ रही है। आज भी लगता है आकर चार बातें सुनाकर ही जाएगी, मगर घर में तो कुछ भी नहीं है। मैं मेहमान नवाजी के लिए क्या पेश करूंगी? अरे, कितनी गंदी जगह रहती हो तुम। तौबा तौबा, यहाँ आना भी किसी सजा से कम नहीं है। कैसे रह लेती हो तुम यहाँ? टूटी फूटी झोपड़ी और ऊपर से गाय के गोबर की बदबू। हाय राम, मैं तो एक पल भी यहाँ न रहूं। हाँ, ये बात तो सही है, ये जगह तुम्हारे लायक नहीं है। यहाँ तो बस हम गरीब ही रह सकते हैं। वैसे तुम खड़ी क्यों हो? आई हो तो आओ, बैठो। उफ गौरी, नहीं, यहाँ तो बदबू में सांस लेना भी मुश्किल है। कोई यहाँ बैठ सकता है क्या? वैसे हम दोनों एक साथ पले बढ़े थे और आज देखो, कहाँ तुम्हारा भाग्य और कहाँ मेरा। ये सब किस्मत का खेल है। अब ऊपर वाले ने मेरे भाग्य में जो भी लिखा है उसे काटना तो पड़ेगा ही। हाय राम, तुम तो शुरू से ही गंवार थी, तभी तो ये सब तुम्हारे साथ हुआ। अच्छा, इन सब बातों को छोड़ो, मैं यहाँ किसी काम से आई थी। वो ना, मैं माँ बनने वाली हूँ तो मुझे एक नौकरानी की जरूरत है। क्या तुम मेरे घर में काम करोगी? मैं तुम्हें अच्छी पगार दूंगी। ये तो बहुत अच्छी खबर है। बहुत बहुत बधाई हो सुषमा। तुम्हें अगर काम में मदद की जरूरत होगी तो मैं अपने पति से पूछकर तुम्हें बता दूंगी। एक तो तुम गरीब लोगों के नखरे ही बहुत होते हैं। तुम लोगों की जब कोई मदद करना चाहता है ना तो तुम लोग ज्यादा ही सर पर चढ़ जाते हो। खैर, अपने पति से पूछ लेना और फिर काम पर आ जाना। इतना कहकर सुषमा वहाँ से चली जाती है और गौरी उसे हसरत भरी निगाहों से देखती रहती है। शाम को जब गौरी का पति घर आता है तो गौरी अपने पति को बताती है। सुनिए जी, आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। आज मेरी सहेली सुषमा हमारे घर आई थी। अच्छा, कौन? वही तुम्हारी अमीर सहेली जो इस गांव के जमींदार की पत्नी है? तुम उसी की बात कर रही हो ना, जिसके आगे पूरा गांव सिर झुकाकर चलता है? हाँ, वही। दरअसल बात ये है कि वो आज हमारे घर किसी काम से आई थी। क्या बात कर रही हो? हम जैसे गरीब लोगों के घर अमीरों को क्या काम पर जाना है?
वो चाहती है कि मैं उसके घर काम करूं, जैसे झाड़ू, पोछा, बर्तन। कह रही थी कि बहुत अच्छी पगार भी दूंगी। सुनिए ना जी, मैं क्या कहती हूँ, आप कहो तो मैं अगर अपनी सहेली के घर काम कर लूंगी तो आपके हाथ बटा लूंगी और कुछ पैसे आ जाएंगे घर में, तो हम भी अच्छा खाना खा सकेंगे। गौरी, अब तुम दूसरों के घरों में काम करोगी? क्या मैं सच में मर गया हूं? मेरे जीते जी तुम्हें किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। तुम जानती हो, वो सहेली हर पल तुम्हें नीचा दिखाती है, ताना मारती है, तुम्हारे दुख पर हंसती है। जरा सोचो, उसके घर में तुम्हारे साथ क्या क्या करेगी। हर कदम पर अपमान, हर बात पर जिल्लत। मैं ये सहन नहीं कर सकता। नहीं जी, आप ऐसा मत सोचिए। मेरी सहेली ऐसी नहीं है। वो मेरी मदद करना चाहती है। उसने खुद कहा है कि वो अच्छी पगार देगी। अगर मैं उसके घर काम कर लूंगी तो आपके हाथ भी बट जाएंगे और घर की हालत भी थोड़ी संभल जाएगी। मैं किसी के आगे झुकने नहीं जा रही, बस अपने घर के लिए कर रही हूँ। ठीक है गौरी, अगर तुम्हारा मन यही कहता है तो मैं मना नहीं करूंगा। अगर वो सच में मदद करना चाहती है और तुम्हें सम्मान के साथ रखेगी तो तुम वहां काम कर सकती हो। लेकिन एक बात याद रखना, अपना मान सान सबसे ऊपर है। अगर जरा भी अपमान हुआ तो तुरंत वापस आ जाना। सुबह होते ही दोनों पति पत्नी अपने अपने काम के लिए निकले। गौरी, मुझे तो अभी भी ये ठीक नहीं लग रहा कि तुम अपनी सहेली के घर नौकरानी बनकर जाओ। अरे आप भी ना बहुत ज्यादा ही सोच रहे। ऐसा कुछ नहीं कि मैं उसकी मदद कर दूंगी तो नौकरानी बन जाऊंगी। देखो उसका घर आ भी गया, अब आप भी बाजार जाओ और ज्यादा परेशान मत हो। ठीक है गौरी, लेकिन मेरी बात याद रखना, जरा भी अपमान लगे तो तुरंत घर चले जाना। हाँ हाँ, मुझे याद है। गौरी पहुंची और पहले ही दिन से सुषमा ने उसके साथ बहुत बुरा सलूक करने लगी। आओ आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। मुझे मालूम था तुम्हारा पति जब अच्छी पगार की बात सुनेगा तो तुम्हें किसी के घर नौकरानी बनने से नहीं रोकेगा। मजाक कर रही हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है सुषमा, मैं तो तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ। तुम मुझे काम बता दो, क्या क्या काम करना है। सुषमा सारा दिन उससे काम करवाती रही। पूरा घर साफ करवाया, कपड़े साफ करवाया और फिर उस पर चिल्लाने लगी। तुम अभी तक बस आंगन की सफाई में ही लगी हो, घर के सारे कमरों की सफाई तो तुमने की ही नहीं है। देखो गौरी, तुम ये कान खोलकर सुन लो कि तुम यहाँ मेरी सहेली बनकर नहीं बल्कि नौकरानी बनकर आई हो, समझी? काम ढंग से और अच्छे से करो, वरना कल से यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। सुषमा, मुझसे कोई गलती हुई है क्या? मैंने तो पूरे घर की सफाई अच्छे से कर दी है और खाना भी बना दिया है। फिर भी अगर कुछ कमी रह गई हो तो साफ साफ बता दो। यूं बिना बात के मुझ पर गुस्सा क्यों कर रही हो? वाह वाह, क्या बात है गौरी। एक तो मैंने तुम पर एहसान किया है, तुम्हें अपने घर में काम पर रखा है, और ऊपर से तुम मुझे ही आंखें दिखा रही हो। जानती हो ना मैं कौन हूँ? मैं तुम्हारी वो सहेली नहीं हूँ, मैं इस गांव के जमींदार की पत्नी हूँ। इसलिए आइंदा से मुझसे जुबान मत लड़ाना, समझी? मैं माफी चाहती हूँ मालकिन, आज से मैं पूरा ख्याल रखूंगी। मुझे समझ आ गया है कि मैं यहाँ आपकी सहेली नहीं बल्कि नौकरानी हूँ। अब से कोई गलती नहीं होगी। हाँ हाँ ठीक है, समझ आ गया है तो अच्छा है। अच्छा सुनो, मैंने कुछ बचा हुआ खाना दरवाजे के बाहर रख दिया है, ले जाना, तुम्हारे और तुम्हारे पति के काम आ जाएगा। वो क्या है ना, हमारे घर में बासी खाना नहीं खाया जाता, फेंकने से बेहतर है तुम ले जाओ। गौरी को अपनी सहेली का ये बर्ताव देखकर बहुत दुख होता है। वो काम खत्म करके अपने घर को निकल जाती है। वो बिल्कुल ठीक बोल रहे थे, मुझे सुषमा के घर काम के लिए बिल्कुल नहीं जाना चाहिए था। उसने सचमुच मुझे नौकर ही समझा। अब मैं उसके घर कभी नहीं जाऊंगी, भले ही भूखे रह लूंगी, लेकिन अपना और अपने पति का अपमान कभी नहीं होने दूंगी। घर पहुंचते ही गौरी देखती है कि उसका पति चारपाई पर लेटा है और बुखार से उसका पूरा बदन तप रहा होता है। अरे, आपको तो बहुत बुखार है। हाँ गौरी, मैं तो उठ भी नहीं पा रहा, बहुत कमजोरी भी लग रही है। हाँ वो तो लगेगी ही, कितने दिनों से आपने ठीक से खाना भी नहीं खाया है। मैं अभी आपके लिए कुछ खाने के लिए और दवाइयां भी लेकर आती हूँ। हे भगवान,
और कितनी परीक्षाएं लेगा हमारी। अब मैं क्या करूं? न खाने को घर में एक दाना है, न ही दवाइयों के लिए पैसे। सुषमा मुझे कुछ खाने को दे रही थी, मैं तो वो भी छोड़कर आ गई। कोई बात नहीं, मैं अभी उसके घर जाकर खाना ले आती हूँ और कुछ पैसे भी मांग लूंगी। गौरी जल्दी से सुषमा के घर पहुंचती है। अरे, तुम फिर से आ गई? हाँ मालकिन, दरअसल आपने कुछ खाना ले जाने को बोला था और मैं वो ले जाना भूल गई। क्या वो बासी खाना? वो तो बस अभी अभी मैंने गाय को डाल दिया। अब तुम जाओ यहाँ से और कल सुबह जल्दी आ जाना। मालकिन, अगर आज के काम के कुछ पैसे मिल जाते तो बहुत मेहरबानी होती। घर में आज चूल्हा जल जाता। आज के पगार? गौरी, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया ना? आज तो तुमने ठीक से काम ही नहीं किया। सुषमा, दरअसल मेरे पति की तबीयत खराब हो गई है। घर में ना कुछ खाने को है और ना ही उनकी दवाइयों के लिए पैसे। अगर तुम कुछ मदद कर देती तो। आ गई ना अपनी औकात पर। तुम गरीबों की यही परेशानी है, थोड़ी सी मदद कर दो तो सर पर चढ़ने लगते हैं। नहीं सुषमा, मैं सच बोल रही हूँ। सुषमा गौरी को खड़ी खोटी सुना ही रही थी कि उसका पति भी आ जाता है और पूरी बात सुन लेता है। गौरी, ये लो पैसे और जाओ अपने पति के लिए दवाइयाँ ले लो। जमींदार जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। और सुषमा, मैं कल सुबह काम के लिए आ जाऊंगी। इतना बोलकर गौरी घर के लिए निकल जाती है और सुषमा गुस्से से अपने पति को बोलती है। ऐसा क्यों किया आपने? आप नहीं जानती उससे वो पैसे के लिए बहाने बना रही थी। आपने उसके सामने मेरा अपमान किया। अरे सुषमा, मैंने तुम्हारा अपमान नहीं किया, बल्कि उसके नज़रों में तुम्हारी इज्जत बढ़ा दी। देखो, अभी तुम इन गरीबों को अच्छी तरह से नहीं जानती। इन्हें अपना ज़मीर बहुत प्यारा होती है। देखना, अब इन थोड़े से पैसे के बदले वो हमेशा तुम्हारी जी हजूरी करेगी, समझी? अगली सुबह गौरी सुषमा के घर काम के लिए जाती है और सुषमा के घर का सारा काम करती और बदले में उसे सिर्फ कुछ बचा हुआ खाना मिलता। इसी तरह समय बीतता गया। सुषमा रोज उससे बहुत सारा काम करवाती, पूरे घर की सफाई, बर्तन, कपड़े, आंगन और रसोई का काम, और बदले में उसे बस बासी खाना मिलता और जिल्लत भरी बातें भी सुननी पड़ती। कभी कभी तो वो खाना भी नहीं देती और कहती, आज ज्यादा काम नहीं किया तुमने, खाना भी नहीं मिलेगा। गौरी सब कुछ चुपचाप सहती रहती, क्योंकि उसे अपने बीमार पति की चिंता थी। ऐसे ही कई दिन बीत गए। एक दिन शाम को गौरी सुषमा के घर से काम खत्म करके वापस लौट रही थी। रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। वो बहुत भारी सामान उठाकर चल रहा था और बहुत थका हुआ लग रहा था। उसके चेहरे से साफ लग रहा था कि वो कई घंटों से भूखा है। गौरी तुरंत उसके पास गई। बाबा, आप बहुत थके हुए लग रहे हैं, क्या बात है? बूढ़े आदमी ने कमजोर आवाज में कहा। बेटी, सुबह से कुछ खाया नहीं है और ये सामान घर तक ले जाना है, लेकिन मुझसे अब चला नहीं जा रहा। गौरी को उस पर बहुत दया आई। उसने बूढ़े आदमी को एक पेड़ के नीचे बैठाया और अपने झोले से वो रोटी निकाली जो उसे सुषमा ने दी थी। बाबा, पहले आप ये खा लीजिए। बूढ़े आदमी ने रोटी खाई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। बेटी, तुम बहुत दयालु हो। आज के समय में कोई भी भूखे को खाना नहीं देता। बेटी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं चलता हूँ। बाबा, आपका सामान मुझे दे दीजिए, मैं इसे आपके घर तक पहुंचा देती हूँ। वो सारा भारी सामान उठाकर बूढ़े आदमी के साथ उसके घर तक ले जाने लगी। बूढ़ा आदमी बहुत खुश हुआ। बाबा, आपका घर कहाँ है? बेटी, जंगल के पास वाली नदी के किनारे मेरी झोपड़ी है। ठीक है बाबा, अब मैं चलती हूँ, आप अपना ख्याल रखना। बेटी, तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। उसने घर के अंदर जाकर एक छोटा सा संदूक लाकर गौरी को दिया। बेटी, ये तुम्हारे लिए है। गौरी घबरा गई। नहीं बाबा, मैंने तो बस इंसानियत के नाते मदद की है। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया। ये तुम्हारी भलाई का फल है, इसे स्वीकार करो। बूढ़े आदमी के बहुत बोलने पर गौरी ने संदूक ले लिया और घर को निकल गई। अरे गौरी, आज आने में बहुत देर लगा दी। और इसमें क्या है? और ये किसने दिया तुम्हें? हाँ हाँ, सब बताती हूँ। गौरी अपने पति को रास्ते की सारी बात बताती है। अच्छा गौरी, अब इसे खोल कर तो देखो, आखिर इसमें है क्या?
गौरी ने संदूक खोला तो उसके अंदर सोने और चांदी के सिक्के थे। गौरी और उसका पति ये देखकर हैरान रह गए। गौरी, ये सब तुम्हारी अच्छाई का फल है। धीरे धीरे उन्होंने उस धन से उन्होंने अपना घर ठीक कर लिया, पति का इलाज करवाया और छोटा सा कारोबार शुरू कर दिया। कुछ ही समय में उनकी जिंदगी बदल गई। अब उनका घर भी अच्छा हो गया और खाने पीने की कोई कमी नहीं रही। गौरी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि कभी हमारी जिंदगी भी ऐसी होगी। हाँ जी, बस सब उस बाबा की मेहरबानी है। गौरी के अमीर होने की बात सुषमा तक भी पहुंच जाती है। ये कैसे हो सकता है? जो कल तक मेरे घर में नौकरानी थी, आज इतना अमीर कैसे हो गई? सुषमा तुरंत गौरी के घर पहुंची। सिर्फ कहने को अमीर हुई है, लेकिन हरकतों से तो गवार ही रहेगी। अरे सुषमा, तुम यहाँ आओ, अंदर चलो। अभी नहीं, बस ये बताओ गौरी, ये सब कैसे हुआ? गौरी ने सादगी से सारी बात बता दी, उस बूढ़िया आदमी की मदद और उसके दिए हुए संदूक की कहानी। ये सुनकर सुषमा के मन में लालच आ गया। अगले ही दिन वो अपने पति के साथ उसी रास्ते पर गई जहां गौरी को बूढ़ा आदमी मिला था। थोड़ी देर बाद उन्हें वही बूढ़ा आदमी दिखाई दिया, लेकिन इस बार सुषमा ने सिर्फ लालच में उसकी मदद की। वो बार बार पूछने लगी, बाबा, बदले में हमें क्या मिलेगा? बूढ़ा आदमी सब समझ गया। उसने उन्हें एक थैला दिया। सुषमा खुशी खुशी घर आई और जैसे ही थैला खोला, उसमें से एक जहरीला सांप निकला। सुषमा डरकर चिल्लाने लगी। नौकरों ने जल्दी से सांप को भगाया। सुषमा, उस बाबा ने हमें बेवकूफ बनाया। मैंने अभी उसको उसकी सजा दूंगा। नहीं, आप ऐसा कुछ मत कीजिए। लेकिन क्यों? अभी हमारी जान भी जा सकती थी। शायद बाबा भी हमारी लालच को जान गए थे, इसलिए उन्होंने हमें ये सबक सिखाया। मुझे समझ आ गया कि मैंने अपनी ही सहेली के साथ कितना गलत किया, लेकिन कहते हैं ना कि ऊपर वाला सब देखता है। सुषमा को अपनी गलती का एहसास हुआ। असली सुख धन या सुंदरता से नहीं मिलता, अच्छे कर्म और दयालुता ही इंसान की किस्मत बदलते हैं। दिसंबर का महीना अभी शुरू ही हुआ था और सर्दी इस कदर बढ़ चुकी थी कि हवा में मानो बर्फ घुल गई हो। ऐसी ठंड कि हवा भी मानो चाकू की तरह चुभ रही हो। गांव के सभी लोग ठंड से परेशान हो चुके थे। वहीं गांव में एक टूटी फूटी झोपड़ी में सुनील नाम का एक गरीब आदमी अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। बीमार माँ खाट पर पड़ी कांप रही थी, कमजोरी से उठ भी नहीं पा रही थी। सांस भारी, आंखें धुंधली और चेहरा झरझर, लेकिन बेटे का नाम पुकारने की ताकत अभी भी बाकी थी। सुनील, ओ बेटा, जरा पास आ जा। बहुत ठंड लग रही है, सीना जल रहा है बेटा। सुनील माँ की आवाज सुनकर दौड़ता हुआ उसके पास जाता है। हाँ माँ, अभी लकड़ियां जलाता हूँ। मैं तो लकड़ियां लाने ही जंगल गया था। सुनील तुरंत लकड़ियां लाकर माँ के पास आग जला देता है। माँ, अब ठंड से थोड़ी राहत मिली? हाँ बेटा, अब शरीर में थोड़ी गर्माहट लग रही है। क्या हुआ बेटा, इतना परेशान क्यों है तू? माँ, मैं कैसा बेटा हूँ जो अपनी माँ के लिए एक मोटा कंबल भी नहीं ला सकता। बेटा, ये तू क्या बोल रहा है? मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं, बस तू मेरे पास बैठ।
नहीं माँ, मुझे पता है कि मैं तुम्हारी किसी जरूरत को पूरा नहीं कर पाता, लेकिन तू चिंता मत कर माँ। मैं कल ही जमींदार जी से कुछ उधार मांगकर तुम्हारे लिए एक कंबल ले आऊंगा। माँ, आज ठंड कुछ ज्यादा ही है। मैंने खाना बना के रख दिया है, तू समय से खा लेना और अपना ख्याल रखना। मैं काम पर जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, तू भी अपना ख्याल रखना और जल्दी घर आ जाना। मैं जानती हूँ कि इतनी ठंड में तेरी छाती में कितनी झंझनाहट होती होगी। ऊपर से मैं तुझ पर बोझ बनकर बैठी हूँ। पता नहीं ये ईश्वर कब तक तेरी परीक्षा लेगा। माँ, तू ऐसा क्यों बोलती है भला? तेरे सिवा मेरा कौन है इस दुनिया में? आइंदा से ऐसा कभी मत बोलना। अब मैं चलता हूँ, देर होगी तो जमींदार गुस्सा होगा। ठीक है बेटा। सुनील अपने फटे हुए गमछे को कसकर बांधता है और झोपड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर निकलता है। सुनील पैदल चल रहा था। हवा इतनी तेज थी कि मानो रास्ते में हर कदम पर उसे रोक रही हो, पर पेट भरने के लिए वह चलते जा रहा था। लगता है रास्ते भर मुश्किल होगी, लेकिन काम पर तो जाना ही होगा। हे भगवान, कब तक ऐसे चलेगा? माँ को बीमार देखता हूँ तो हिम्मत टूट जाती है। सुनील यह सोचते हुए जा रहा होता है, तभी एक बुजुर्ग पास से गुजरते हैं। अरे सुनील बेटा, इतनी ठंड में काम पर जा रहा है, तू अपना ख्याल रखा कर। क्या करें काका, पेट की आग ठंड से बड़ी होती है, इसलिए घर से निकलना ही पड़ता है। हाँ बेटा, ये तो सच कहा तूने। सुनील गांव के ही जमींदार के पास मजदूरी कर अपना और अपनी मां का गुजारा करता था। सुनील ठंड से कांपते हुए जमींदार के बड़े गेट से अंदर घुसता है। जमींदार दूर से ही उसे घूर रहा होता है। अरे सुनील, आज इतनी देर से क्यों आया? घड़ी देखी है तूने? माँ, मालिक, वो ठंड बहुत है और माँ भी बीमार है, इसलिए देर हो गई। ठंड सिर्फ तुझे लगती है, हम लोगों को ठंड नहीं लगती क्या? ये रोज रोज देर से आना बंद कर। अगर आज के बाद लेट आया ना तो सीधे काम से निकाल दूंगा, समझा? नहीं नहीं मालिक, ऐसा मत कीजिए, नहीं तो मेरे घर में चूल्हा तक नहीं जलेगा। मैं रोज समय पर आऊंगा। चल जाकर काम पर लग जा। इसके बाद सुनील चुपचाप काम पर लग जाता है। ठंड से मजदूरों के शरीर एकड़ रहे थे, लेकिन सब काम पर लगे हुए थे। इस प्रकार सुबह से शाम तक सुनील ने काम में अपना सब कुछ झोंक दिया। हर बार बोरी उठाना उसकी मजबूरी की कहानी कह रहा था। पास खड़े दूसरे मजदूर आपस में बातें करते हैं। अरे सुनील भाई, आज तू बहुत परेशान लग रहा है। क्या बताऊं भाई, घर में खाने को कुछ नहीं, माँ भी बहुत बीमार है, ऊपर से ये ठंड का कहर। माँ रात भर ठंड से कपती है, उसके लिए एक मोटा कंबल लेना है। सोच रहा हूँ आज मालिक से थोड़े पैसे मांगू, शायद दे दे। मालिक का दिल पत्थर का है सुनील, पर कोशिश कर ले, शायद आज सुन ले। सुनील कांपता हुआ मालिक के पास पहुंचता है। मालिक जी, आज कुछ पैसे दे दीजिए, घर में खाने को कुछ नहीं है और माँ भी ठंड से कांप रही है। उसके लिए एक मोटा कंबल लेना है, थोड़ा बहुत ही दे दीजिए मालिक। मालिक गुस्से में तिरछी नजर से सुनील को देखता है। अरे अभी कुछ दिन पहले ही तो पैसे दिए थे, इतनी जल्दी जल्दी पैसे देते रहूं क्या? तुम सब गरीबों का हर दूसरे दिन यही रोना होता। जा अगले हफ्ते आना। मालिक, बस थोड़े बहुत दे दीजिए, नहीं तो माँ ये ठंड भी नहीं निकल पाएगी। समझ में नहीं आता क्या? नहीं मिलेंगे पैसे?
अब जा, काम बंद हो गया। सुनील चुप हो जाता है। उसकी आंखें नम हो जाती हैं। वह धीरे धीरे बाहर निकल जाता है। सूरज ढल चुका था। सुनील मन ही मन सोचता है, हे भगवान, कौन सी परीक्षा ले रहा है तू? घर जाकर माँ को क्या जवाब दूंगा? दिन भर की मेहनत, थकान और मालिक के कठोर शब्दों का बोझ लेकर सुनील घर की ओर चल रहा था। उसके मन में निराशा थी, मगर उम्मीद की छोटी सी लौ अभी भी बुझी नहीं थी। तभी अचानक आसमान में बिजली चमकती है और तेज बारिश शुरू हो जाती है। हे ऊपर वाले, क्या हमारे दुख कम थे जो अब यह बिन मौसम की बारिश शुरू कर दी? कुछ तो रहम कर। बारिश और तेज होने लगती है। उसके कपड़े भीग चुके थे। ठंड शरीर में सुई की तरह चुभ रही थी। लेकिन माँ अकेली है, यह सोच उसके कदम बढ़ते जा रहे थे। किसी तरह सुनील अपनी झोपड़ी तक पहुंचता है। अंदर माँ ठंड से कांप रही थी। बेटा, कहाँ रह गया था तू? बेटा, तू तो पूरा भीग गया है। हाँ माँ, बहुत तेज बारिश हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अभी लकड़ियां जलाता हूं। तू भी तो ठंड से कांप रही है। सुनील जल्दी से लकड़ियां जलाता है और माँ के पास ही बैठ जाता है। माँ, आज तो खाने के लिए भी कुछ नहीं है। तुझे भूख लगी होगी। नहीं बेटा, मुझे भूख नहीं लगी है, लेकिन तुझे भूख जरूर लगी होगी। सारा दिन मजदूरी करके आया है और खाने के लिए कुछ नहीं है। नहीं माँ, मुझे भी भूख नहीं लगी है। दोनों माँ बेटा रसोई के खाली डब्बों से वाकिफ थे, इसलिए चुपचाप खाली पेट सो जाते हैं। अगली सुबह बारिश थम चुकी थी, लेकिन सुनील की मुसीबतें थमने का नाम ही नहीं ले रही थीं। सुनील, ओ सुनील। बाहर कौन चिल्ला रहा है? सुनील तुरंत झोपड़ी से बाहर निकलता है। जमींदार साहब, आप यहाँ? मैं अभी काम पर आ ही रहा था। सुनील, तुझे काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। ये आप क्या बोल रहे? मैं सही बोल रहा हूं। सुनील, दरअसल मेरा यहाँ का काम खत्म हो गया है, इसलिए मैं अब ये गांव छोड़कर जा रहा हूं। और ये घनश्याम जी हैं, इस गांव के नए जमींदार, और ये जमीन जिस पर तुमने ये झोपड़ी बना रखी है, इसे भी मैंने इनको ही बेच दिया है। इसीलिए तुझे ये जगह खाली करनी होगी। ये सुनते ही सुनील के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये आप क्या बोल रहे साहब? आपको पता है मेरी माँ कितनी बीमार है। भला इतनी सर्दी में मैं उसे लेकर कहाँ जाऊंगा? मुझ गरीब पर थोड़ी तो रहम कीजिए। सुनील, अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। अब जो बात करनी है इनसे करो। ठीक है घनश्याम जी, मैं चलता हूं। साहब, आप तो मेरी मजबूरी समझिए। देखो भाई, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। दरअसल मुझे इस जमीन पर कारखाना लगवाना है और आज से ही काम शुरू करना है। इसलिए तुम्हें अभी इस झोपड़ी को खाली करनी होगी। हाँ, मैं बस तुम्हारे लिए इतना कर सकता हूं कि जब कारखाना तैयार हो जाएगा तो मैं तुझे उसमें काम जरूर दूंगा। सुनील उस आदमी के सामने बहुत हाथ जोड़ता है, लेकिन वह उसकी एक भी नहीं सुनता और वहां से चला जाता है। लखन, मैं जा रहा हूं, तू झोपड़ी खाली करवा के आना। सुनील अब पूरी तरह से टूट जाता है। उसे समझ नहीं आता कि अब वो माँ को लेकर कहाँ जाएगा। वह झोपड़ी के अंदर जाता है तो माँ को देख चौंक जाता है। माँ अपना कुछ सामान लेकर तैयार थीं। माँ, कुछ मत बोल बेटा, मैंने सब कुछ सुन लिया है। चल बेटा, देखते हैं ये ईश्वर हमारी और कितनी परीक्षाएं लेता है। दोनों माँ बेटा अपना जरूरी सामान लेते हैं और झोपड़ी से निकल जाते हैं। सुनील को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो माँ को लेकर कहाँ जाए, और वो माँ से बोलता है, माँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं इतनी ठंड में तुझे लेकर कहाँ जाऊं। बेटा, तू परेशान मत हो।
ऊपर वाला हमें यहाँ तक लेकर आया है तो आगे का सफर भी वही तय करेगा। माँ चल, हरीश के घर चलते हैं, शायद वो हमारी मदद कर दे। दोनों माँ बेटा बड़ी उम्मीद के साथ हरीश के घर की ओर जाते हैं। तभी हरीश रास्ते में ही मिल जाता है। अरे सुनील, तू यहाँ वो भी माँ को लेके? तूने तो बताया था कि माँ की तबीयत ठीक नहीं, फिर इतनी ठंड में तू इन्हें लेकर कहाँ जा रहा? अरे हरीश, तुम्हें क्या बताऊं भाई, मुझ पर मुसीबतों का पहाड़ गिर पड़ा है, इसलिए मैं तुम्हारे घर ही मदद की उम्मीद में जा रहा था। ऐसा क्या हो गया भाई? दरअसल हरीश, तुझे तो पता है कि हम जमींदार जी के जमीन पर झोपड़ी बना के रहते थे और आज सुबह जमींदार साहब ने हमें झोपड़ी से निकल दिया है। सुनील हरीश को सारी बात बताता है। भाई अब तू हम पर दया कर और अपने घर में 2-4 दिन के लिए पनाह दे दे। हरीश थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाता है। क्या हुआ भाई, कुछ तो बोल। सुनील, मुझे तुझ पर पूरी हमदर्दी है, लेकिन तू जानता है कि मेरे पास भी सिर्फ एक ही कमरा का घर है और उसी में हम 5 लोग रहते हैं। हम दोनों पति पत्नी और हमारे 3 बच्चे। भला मैं तुम्हें कहाँ रखूंगा? मुझे माफ कर दे भाई। सुनील कुछ बोलता, उससे पहले माँ बोल पड़ती है। हरीश बेटा, तू माफी मत मांग। बेटा हम समझ रहे तेरी मजबूरी। कोई बात नहीं बेटा, हम कुछ और इंतजाम कर लेंगे। दोनों माँ बेटा गांव के चौपाल पर बैठ जाते हैं। शाम ढलने को आ गई थी और ठंड भी अपनी चरम सीमा पर थी। दोनों रात के भूखे ठंड से ठिठुर रहे थे। माँ, ठंड बहुत बढ़ गई है, तेरी तबीयत ज्यादा खराब हो जाएगी। चल रामू काका के घर चलते हैं। नहीं बेटा, अब मैं किसी के घर नहीं जाऊंगी। बेटा हम जानते हैं कि इस ठंड में सबका खुद का गुजारा करना मुश्किल है, तो भला वो लोग हमें कहाँ जगह देंगे? हम सबसे मदद मांगकर उन्हें शर्मिंदा नहीं कर सकते। माँ तू ठीक बोल रही, लेकिन कुछ नहीं बेटा, अब सब ऊपर वाले पर छोड़। दोनों माँ बेटा बैठे हुए थे, तभी वहाँ गांव के सत्याजी आ जाते हैं। अरे सुनील, इतनी ठंड में माँ को लेकर यहाँ क्यों बैठा है? क्या बताऊं, काका रहने का कोई ठिकाना नहीं है और माँ की तबीयत भी ठीक नहीं। सुन, सारी बातें बाद में बताना, पहले माँ को लेकर मेरे घर चल। सच में काका, आपको कोई परेशानी तो नहीं होगी? अरे पगले, इसमें परेशानी कैसी? हम लोग एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? सत्याजी दोनों माँ बेटा को लेकर अपने घर पहुँचते हैं। राधा बेटी, जरा लकड़ियां जला और कुछ गर्मा गर्म खाने को भी ला। राधा तुरंत लकड़ियां जलती और दोनों माँ बेटा पेट भरकर खाना खाते हैं और गर्मा गर्म चाय पीते हैं। उसके बाद सुनील काका को सारी बात बताता है। काका आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आज आप मदद न करते तो पता नहीं इस ठंड में हमारा क्या होता। बेटा कभी कभी किस्मत साथ नहीं देती, लेकिन तू कभी हार नहीं मानना और आराम से यहाँ रहे। भाई साहब, ये बिटिया कौन है? आपका तो सिर्फ एक बेटा है ना, जो शहर में रहता है। बहन जी, ये राधा है मेरी बहन की बेटी, और अब इसके माता पिता के गुजर जाने के बाद ये मेरे पास ही रहती हैं, और अब यह मेरी जिम्मेदारी है बस एक बार इसकी शादी एक अच्छे लड़के से करवा दूं। राधा बूढ़ी माँ का बहुत ख्याल रखती है। इधर सुनील भी गांव में छोटा मोटा काम करने लगता है। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं और एक दिन सत्याजी सुनील की माँ से बोलते हैं। बहन जी, राधा को आपसे एक माँ का प्यार पाकर देख बहुत खुशी होती है। भाई साहब, सच कहूँ तो मुझे बिटिया के साथ बहुत खुशी होती है। वो मेरा बहुत ख्याल भी रखती है। बहन जी, कई दिनों से मन में एक बात चल रही, आप बुरा ना माने तो बोलूं। हाँ हाँ भाई, जरूर बोलिए। मैं राधा का ब्याह सुनील के साथ करना चाहता हूं, अगर आपको कोई ऐतराज ना हो। अरे भाई साहब, आपने तो मेरी दिल की बात बोल दी। मैंने तो जब से राधा को देखा है तब से ही इसे बहू बनाना चाहती हूँ, लेकिन हमारी स्थिति ऐसी है कि मैं आपसे कुछ नहीं बोल पाई। बहन, सुनील एक बहुत ही ईमानदार, मेहनती और समझदार लड़का है, और मुझे अपनी राधा के लिए ऐसा ही लड़का चाहिए।
रही बात धन दौलत की, तो बस अभी सुनील की किस्मत उसके साथ नहीं, लेकिन जल्दी ही उसके भी अच्छे दिन आएंगे। आप घबराओ नहीं। दोनों सुनील और राधा की शादी के लिए तैयार हो जाते हैं और दूसरे दिन ही मंदिर में उनका ब्याह करवा देते हैं। सुनील बेटा, आज मैं तुझे कुछ देना चाहता हूं बेटा। काका, आप हमारे लिए बहुत कुछ कर चुके हैं, अब हमें सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए। चाहता हूं बेटा, बस तुम सब मेरे साथ चलो। बेटा, आज से ये घर और ये सारे खेत तुम्हारा हुआ। काका, ये आप क्या बोल रहे, और ये किसका घर है? भाई साहब, आप ये सब हमें देकर शर्मिंदा न करें। माना कि इतना सब कुछ हम राधा को नहीं दे पाएंगे, पर आप सुनील पर भरोसा रखिए कि ये राधा को एक अच्छी जिंदगी देगा। बहन जी, आप लोग गलत समझ रहे हैं। आप लोग पहले मेरी पूरी बात तो सुनिए। दरअसल ये घर और ये सारे खेत मेरी बहन के हैं, जो अब राधा के नाम है, और अब ये सब कुछ सुनील का हुआ। ये सब तो मेरे पास सिर्फ मेरी बहन के अमानत के तौर पर थे, और मैंने ये सब कुछ पहले किसी को नहीं बताया, क्योंकि मैं चाहता था कि सिर्फ दौलत की लालच में कोई राधा से ब्याह न करे। सुनील बेटा, मुझे यकीन है कि तुम अब इन सब का अच्छे से ख्याल रखोगे। भाई साहब, मेरे बेटे को राधा के रूप में लक्ष्मी दी है। सच में आपने तो मेरे बेटे की किस्मत ही बदल दी। बहन जी, मैंने कुछ नहीं किया है। ये सब करने वाला तो सिर्फ ऊपर वाला है। हम सब तो सिर्फ उसके हाथ की कठपुतली है। अच्छा, अब मैं चलता हूं। मामा जी, क्या आप हमारे साथ नहीं रहेंगे? नहीं बेटा, मैं तो सबसे पहले गंगा नहाने जाऊंगा, फिर कुछ दिन बेटे के पास जाऊंगा। वो भी कितने दिनों से बुला रहा। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। माँ जब झोपड़ी से निकाल दिए गए थे तो भगवान पर बड़ा गुस्सा आ रहा था, लेकिन आज बहुत पछतावा हो रहा है। बेटा, कहते हैं ना कि मन का हो तो अच्छा और ना हो तो और अच्छा, क्योंकि उसमें भगवान की मर्जी होती है।